हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो से ना हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब जो है ना वो है स्टॉक। आप इसको ज़्यादातर इस टर्म से अच्छा पहचानते हो। ओके, अब इन्वेंट्री जो है इसकी जो डिस्कशन है ना ये की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स का तो पूछ ही लेता है हर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन में। ठीक है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 10 मार्क्स का आ सकता है। चैप्टर बहुत आसान है। आपको याद होगा कि जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, याद करो वो दिन जब आप 11-12 में थे और फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, तो वहां पर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ठीक है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। ठीक है ना, कुछ फिगर लिखते थे, तो ये फिगर आपको क्वेश्चन में बताई हुई होती थी। तो ये फिगर कहाँ से आता है, ये जो स्टॉक है इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, वही इस चैप्टर में हमारा सीखने का मेन मोटिव है। और वैल्यूएशन की क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह बातें। इन्वेंट्री का जो डेफिनेशन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स हेल्ड। इन्वेंट्री क्या है, ये हमारी एसेट्स है। इसमें क्या क्या आएगा, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कौन से एसेट्स आपने बिजनेस में सेल के लिए रख रखे हैं, सिर्फ गुड्स। ठीक है ना, गुड्स या फिनिश्ड गुड्स बोल लो, इसको आपने बिजनेस में सेल के लिए रख रखा है, तो वो इन्वेंट्री का पार्ट होगा। या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और वहां पर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो उसमें क्या आ जाता है, आपका कुछ आइटम्स जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में फंसा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है ना, वो अभी तक रॉ मटेरियल भी नहीं है और ना ही फिनिश्ड गुड बना है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट बन जाता है। और जो आइटम आपका कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रखा हुआ है, जैसे कि रॉ मटेरियल या आपका कंज्यूमेबल्स है, जैसे कि को मान लो कि फैक्ट्री का जो मशीन है उसको चलाने के लिए आपको कोयला चाहिए या तेल चाहिए, तेल से आपकी मशीन चलती है, तो वो भी आपका जो होगा उसका भी स्टॉक अगर आपने रखा है तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्वेंट्री में हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कि मशीनरी स्पेयर्स। जो भी मशीन आप यूज करते हो उसके स्पेयर पार्ट्स अगर रखे हुए हैं आपने, तो वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेंगी। सर्विसिंग इक्विपमेंट जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या है, जो मशीन आप रखे हो उसको सर्विस करने के लिए आपको कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी। और स्टैंड बाई इक्विपमेंट अगर कुछ है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी। ये सारे जो है वो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेट करते हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा जो बिजनेस है ना उसको आप नॉर्मली दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड कर सकते हो। ओके, एक तो होता है आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम गुड्स को खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो आपके आसपास जैसे भी दुकानें आप देखते हो उसमें क्या होता है कि वो लोग सामान खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं। तो उनके केस में इन्वेंट्री तो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स ही होगा, वो इन्हीं चीज़ों को खरीद के लाते हैं और वैसे ही बेच देते हैं, उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं करते। लेकिन एक तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हो और फिर उन फिनिश्ड गुड्स को आप बेचते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। ठीक है ना, जो भी रॉ मटेरियल खरीद के आप अपना जो फिनिश गुड्स बना रहे हो वो वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में जो भी सामान है, अनफिनिश्ड गुड्स जो है, प्रोसेसिंग हो ही रही है लेकिन अनफिनिश्ड है, वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ जाएंगे। पैकिंग मटेरियल, जिसमें भी आप पैक करते हो सामान को, फिनिश गुड्स को, उसके लिए आपने कार्टून वगैरह गत्ता वगैरह खरीद के रखा है, तो वो आ जाएगा। और फिनिश गुड्स फाइनली जो भी आपका बन के तैयार है बिकने के लिए, ये सारी चीजें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में इन्वेंट्री में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये जो इन्वेंट्री है, मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसकी वैल्यूएशन करते थे। ठीक है ना, तो ये वैल्यूएशन हम कैसे करते थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये वैल्यूएशन हम कैसे करते थे, और इन सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यूएशन करने की हमको जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमको इन्वेंट्री वैल्यू करनी पड़ती है। वाई वी, देखो यहां पर लिखा है मैंने, वाई वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इसको आप लिख सकते हो रीजंस, रीजंस फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है,
रीजंस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है? सबसे पहले देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अगर आप अपनी इन्वेंट्री वैल्यू नहीं करोगे ना तो आप अपना इनकम नहीं निकाल पाओगे। कैसे? देखो यहां पर जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं? यहां पर हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर निकालने के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक का फिगर चाहिए। इधर आप सेल्स लिखते हो, इधर आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, इधर आप परचेजेस लिखते हो, इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखते हो। ठीक है, अभी अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं किया है तो घबराना मत। जिन लोगों ने किया है उसको रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आपका यहां पर अगर नहीं आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर, ओपनिंग स्टॉक का फिगर, ये भी तो इन्वेंट्री का पार्ट है। ये दोनों अगर आपने नहीं दिया तो आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे तो आप नेट प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए हमको इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए होती है, और प्रॉफिट जो है इन्वेंट्री की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको पता है इन्वेंट्री जो होता है ना वो एक करेंट एसेट होता है, और बैलेंस शीट में जो हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं ना उसमें करंट एसेट्स के हेड के नीचे हम इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसका मतलब जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि पूरा एसेट्स जो है हमारा लिस्ट, वो इन्वेंट्री के बिना अधूरा होगा। तो आपका ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए आपको अपनी इन्वेंट्री की ठीक ठाक वैल्यूएशन लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट, लिक्विडिटी। देखो इन्वेंट्री जो है हमारा वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आप ठीक से नहीं लगा पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो लिक्विडिटी पोजीशन को जानने के लिए भी इन्वेंट्री का वैल्यू लगाना जरूरी है। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब चले आते हैं चलो मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। ओके, इन्वेंट्री को जो हम वैल्यू करेंगे उसका कुछ फॉर्मूला, कुछ मेथड तो पता होना चाहिए कि कैसे वैल्यू करेंगे, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। देखो सबसे पहला है यहाँ पर, पहला वाला हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या क्या आ जाता है हमारा? सबसे पहले यह है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, उसके बाद है लीफो, उसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज है, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। हर मेथड के बारे में मैं आपको डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। डिटेल्स में एक चीज याद रखना कि इंस्टीट्यूट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपको दो मेथड्स अलाउ किए हैं, वो है एक है फीफो और दूसरा है वेटेड एवरेज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने आपको फीफो और वेटेड एवरेज दोनों मेथड्स अलाउ कर रखे हैं। लीफो जो है आपको अलाउ नहीं किया। ठीक है, ये वाला अलाउड नहीं है। इसके बगल में मैं क्रॉस लगा देता हूं, पर हम सीखने के लिए मेथड को सीखेंगे। ओके, और सिंपल एवरेज मेथड जो है ये इतना यूज नहीं होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये यूज नहीं होता है कहीं भी। फिर भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि सिंपल एवरेज मेथड कैसे इससे कैलकुलेशन होती है। तो ये सारे मेथड्स, और इधर एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी है जो कि है आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसके बारे में भी हम प्रॉपर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब। अभी हम सिर्फ बात करेंगे फीफो की। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा फीफो की बात करते हैं। तो फीफो मेथड जो है ना हमारा, मैं लिखता हूं यहां पर फीफो मेथड में मैंने बताया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो को समझने के लिए ना आप एक पाइप के बारे में सोचो। अब इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो चीज पहले आई है अंदर, वही चीज पहले बिजनेस से बाहर निकलेगी। यानी कि जिस चीज को आपने पहले परचेज करके लाया था बिजनेस में, जिस माल को, वही माल पहले आपका बिकेगा। उसी थॉट प्रोसेस से हम वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है ना। ये थॉट प्रोसेस हमारा फीफो का, ये सिर्फ वैल्यूएशन के लिए होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकली जो प्रोडक्ट आप खरीद के लाए उसी को आपको बेचते समय पहले निकाल के बेचना है। बेचते समय तो आपके हाथ में जो भी पहले आया आप उसको निकाल के बेच दोगे, लेकिन वैल्यूएशन करने के पर्सपेक्टिव से जब अकाउंटेंट स्टॉक की वैल्यू लगाएगा तब वो ये मान के चलेगा कि जो प्रोडक्ट पहले आया था, जो माल पहले आया था वो पहले निकलेगा। यानी कि जो माल पुराना खरीदा हुआ है वो पहले बिकेगा। ठीक है ना। तो यही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका पाइप के बारे में चिंता करना। देखो पाइप में जो भी चीजें पहले, ये चीज पहले घुसी थी, ठीक है ना, आई थी, तो यही चीज पहले निकलेगी। ओके,
तो फीफो मेथड को समझने के लिए चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, देखो मान लो कि एक बिजनेस का दिसंबर महीने का, ठीक है, दिसंबर महीने का पूरा स्टॉक का क्या हमको माल मिला था, रिसीप्ट्स मतलब क्या हमारे परचेजेस हुए थे, और इश्यूज मतलब सेल में क्या गुड्स निकल गया, ठीक है, सेल में क्या गुड्स निकल गया। तो अब देखो दिसंबर महीने में किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का, और मान लो कि ये बिजनेस सिर्फ एक ही आइटम में डील करता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लो पेन, ठीक है, पेन। अब ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा दिसंबर के 1 तारीख को कितना है, 100 यूनिट्स है 52 रुपया करके, 100 यूनिट्स है 52 रुपया करके, ठीक है। और पूरे दिसंबर के मंथ में हमने इतने सारे यूनिट्स खरीदे इतने इतने प्राइसेस में इन डेट्स को, ठीक है। और इश्यूज यानी कि सेल्स हमारे कितने हुए, इस डेट्स को इतने इतने सेल हुए। अब देखो सेल में कोई रेट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमको गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस जो है ना उससे हमको कुछ मैटर नहीं है, हमको क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालना है वो कॉस्ट पे निकालना है। तो यहां पर लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको एक स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या चाहिए हमको, स्टोर लेजर। तो चलो आपको मैं स्टोर लेजर का फॉर्मेट जो है वो दिखाता हूं। यहां पर आपको स्टोर लेजर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पर 3 चीजें हैं। एक है आपका रिसीप्ट्स, इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। एक है रिसीप्ट्स, एक है इश्यूज और एक है बैलेंस, ठीक है ना। और यहां पर डेट दी हुई है, और हर हेड के नीचे ये जो रिसीप्ट्स का हेड है, ये जो इश्यूज का हेड है और बैलेंस का हेड है, हर हेड के नीचे आपको 3 आइटम्स मिलेंगे, ठीक है। देखो क्या आइटम्स है वो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, यहां पर भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, यहां पर भी क्वांटिटी रेट और अमाउंट, ठीक है। तो एक देख लो ध्यान से, क्वांटिटी रेट और अमाउंट है। तो टोटल यहां पर हमारे 10 कॉलम्स बनाने होंगे, एक डेट का और 3 3 3 9 कॉलम्स इधर एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये है स्टोर लेजर की फॉर्मेट। अब डेट में हम यहां पर ऊपर में लिख देंगे, मैं आपके साथ वो इलस्ट्रेशन अभी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अब देखते चलना मेरे साथ, अगर कॉपी पेन है तो बनाते चलना। यहां पर डेट में हम लिखेंगे दिसंबर, ठीक है, कौन सा साल है पता नहीं है, इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ नहीं है। अब देखो 1 तारीख को हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है उसको पहले यहां पर लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो यहां पर बड़े बड़े से आप लिख दो OPENINGSTOCK। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको आपको बैलेंस वाले कॉलम में लिखना है, बैलेंस वाले कॉलम में लिखना है। तो यहां पर हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, 100 यूनिट्स एट ₹52 ईच, ठीक है। तो यहां पर क्वांटिटी में लिख देंगे 100, ठीक है ना, रेट में लिख देंगे 52, और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 5200। क्वांटिटी से रेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो हमारा दिसंबर 4 तारीख को एक रिसीप्ट हुआ है 900 यूनिट्स 50 रुपए पर पीस में, 900 यूनिट्स 50 रुपए पर पीस। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर लिख दो दिसंबर 4 तारीख, और यहां पर हमारा रिसीप्ट हुआ है तो इसमें लिखेंगे हम रिसीप्ट्स वाले हेड में, ठीक है। कितना, 900 यूनिट, रेट कितना है 50 रुपया। तो कैलकुलेटर में मार लो, 900 इंटू 50, ये आ गया हमारा 45,000। तो अमाउंट में आप लिख देंगे 45,000। इश्यूज में हमारा कुछ नहीं गया, और बैलेंस अभी हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसके बाद एक लाइन से यहाँ पर क्लोज कर देंगे। बैलेंस हमारा क्या आ गया, देखो पहले का हमारा 100 यूनिट्स है ही 52 रुपए करके, तो ये 5200, और हमारा अभी 900 यूनिट्स आ गया, ठीक है, 50 रुपए पर पीस में, और ये 45,000। तो ये सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं ना, ये फीफो मेथड में कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी तक फीफो मेथड बताया, फीफो मेथड में कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये रिसीप्ट होने के बाद, ये रिसीप्ट होने के बाद अभी हमारे पास स्टॉक क्या बच गया, ये अभी हमारा स्टॉक का पोजीशन है। तो स्टॉक की वैल्यू अगर आपको 4 तारीख को लगाने के लिए बोले तो आपको वैल्यू कैसे पता चलेगी, 5200 प्लस 4500, टोटल दोनों का ऐड कर दोगे तो हमारा जो स्टॉक का वैल्यू 50,200 रुपए है, ठीक है। अब अगली डेट को देखते हैं क्या हुआ है। ये दिसंबर 4 तारीख के बाद देखो इधर दिसंबर 5 तारीख है, उसमें 500 यूनिट्स इशू हुए हैं। अब इसको ध्यान से देखना, 500 यूनिट्स हमारे इशू हुए हैं। तो यहां पर दिसंबर 5 तारीख जो है रिसीव्ड्स में हमारा कुछ नहीं आएगा, इश्यूज में 500 यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर रेट जो है हमको कुछ बताई हुई नहीं है। अब देखो इशू जो हुआ है फीफो मेथड में, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ठीक है। तो ये जो 500 यूनिट निकला है ना, ये पहले इस 100 वाले से निकलेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वाला जो 100 है ये पहला पुराना स्टॉक है, तो पहले ये 100 वाले से निकलेगा।
ओके, और फिर कहाँ से निकलेगा, ये 900 से 400 निकलेगा, ये 900 से हमारा 400 निकलेगा। ठीक है, तो हमको यहां पर पहले बैलेंस लिख लेनी है, पहले हमको क्या लिख लेना है, बैलेंस। तो ये जो 100 थे ये तो चले गए, ये जो 100 था हमारा ये तो चला गया, तो इससे तो कुछ नहीं बचने वाला। इस 900 से हमारा कितना गया, 400। 500 में 100 यहां से गया तो 900 से कितना जाएगा, 400। तो 900 से अगर 400 चला गया तो बचा कितना, 500। तो बैलेंस में एक बार लिख लो 500। ठीक है, और ये 500 जो बचा है इसका रेट कितना है, 50 रुपया करके। ठीक है ना, तो यहां पर रेट लिख लो 50 रुपया। ओके, तो हमारा कितना आ गया, 500 इंटू 50, 25,000। ठीक है, ये हमारा आ गया 25,000। तो यहां पर जो हमारा इशू हुआ होगा इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ये जो हमारा क्या कहते हैं टोटल वैल्यू था 5,200 और 45,000, ये था हमारा 50,200। कितना था, 50,200। 50,200 में अभी हमारे पास पड़ा हुआ है 25,000, तो हमारा इशू कितना हुआ होगा, 25,200। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, 25,200। समझ में आई बात मेरी? देखो फिर से एक बार बताता हूं, हमारे पास ये इशू होने से पहले इन दोनों स्टॉक्स का बैलेंस था। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ था जिसमें 100 यूनिट था हमारे पास 52 रुपए में और 900 यूनिट था हमारे पास 50 रुपए में। अब ये जो स्टॉक हम इशू करेंगे ये हम पहला 100 यूनिट इशू कर देंगे और 400 यूनिट इशू करेंगे इस 900 से। तो पहला 100 यूनिट जो होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, एक बार लिख के यहां पर बता देता हूं। पहला जो 100 यूनिट होगा उसकी कॉस्ट होगी 52 रुपए करके, तो होगा 5200। ठीक है ना, और दूसरा जो 400 यूनिट होगा उसकी कॉस्ट होगी 50 रुपए करके, यानी कि ये होगा 20,000। तो टोटल हमारा इशू का कॉस्ट कितना आएगा, 25,200। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, 25,200 आएगा। तो यहां पर 25,200। अब रेट ये कितना आएगा, देखो 25,200 को आप 500 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 50 रुपया 40 पैसा। ठीक है, 50 रुपया 40 पैसा। और हमारे पास अभी क्लोजिंग में कितना पड़ा रह गया, हमारे पास पड़ा रह गया 500 यूनिट एट 50 रुपए में। ठीक है, तो इसके नीचे एक ऐसी लाइन लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखो क्या है यहाँ पर, ये हमने कर लिया इशू, ये रिसीप्ट हमने कर लिया। अब हमारा 10 तारीख नेक्स्ट डेट है, उस दिन 400 यूनिट हमने 55 रुपया में रिसीव किया है, 400 यूनिट 55 रुपया में। तो यहाँ पर जो रिसीप्ट है ये कितना तारीख था हमारा, ये तारीख था 10 तारीख। तो यहाँ 10 तारीख लिख देंगे, रिसीप्ट्स में लिखेंगे 400 यूनिट, यहाँ लिखेंगे रेट 55 रुपया और 400 इंटू 55, ये हो गया हमारा 22,000 रुपये। ठीक है ना, इश्यूज में कुछ नहीं आएगा। अब हमारे पास बैलेंस क्या पड़ा हुआ है, देखो ये पुराना 500 का हमारा 50 रुपये में पड़ा हुआ है, तो इसको एक बार लिख लो। ये 500 हमारे पास पड़ा हुआ है 50 रुपये में, 25,000। और ये जो नया आया हमारे पास 400 यूनिट 55 रुपया करके, ये हो गया 22,000। तो ये अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख के बाद आ रहा है दिसंबर 11 तारीख। ठीक है ना, दिसंबर 11 तारीख को 300 यूनिट हमने 55 रुपये में, देखो 300 यूनिट हमने 55 रुपये में रिसीव किया है। तो फिर से रिसीप्ट्स में आ जाओ 11 तारीख को। अब यहाँ पर हमने 300 यूनिट रिसीव किया है, रेट कितना था हमारा, 55 रुपया में ही रिसीव किया है, 55 में। ठीक है, 300 इंटू 55 क्या आ जाता है हमारा, 16,500। ओके, इश्यूज में कुछ नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं 50 रुपए में, तो उसका वैल्यू है 25,000। उसके बाद हमारे पास 400 यूनिट्स पड़े हुए हैं 55 रुपए में, उसका वैल्यू है 22,000। और उसके बाद हमारे पास आ गए 300 यूनिट्स 55 रुपए करके, उसका वैल्यू है 16,500। तो इन दोनों का रेट तो सेम है, देखो यहाँ पर 55-55 का रेट तो सेम है। तो आप इन दोनों को क्लब भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप इन दोनों को क्लब भी, तो आप एक साथ 700 यूनिट्स भी लिख सकते हो। अगर आप अलग भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ 700 यूनिट्स का 55 रुपया करके इन दोनों का अमाउंट का टोटल जो है वो एक साथ आ जाएगा। ठीक है, मैंने अलग लिखा है, अलग ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके, ये हो गया। तो 11 तारीख का एंट्री जो है वो हमने कर दिया। उसके बाद देखते हैं 11 तारीख के बाद है दिसंबर 19 तारीख। 19 तारीख को हमने फिर 200 यूनिट रिसीव किया है 60 रुपये में। ठीक है ना, 19 तारीख को हमने 200 यूनिट रिसीव किया है 60 रुपये में। 19 तारीख को आ जाते हैं, 200 यूनिट हमने रिसीव किया है 60 रुपये में, ये होगा 12,000। ठीक है, इश्यूज में कुछ नहीं है। और यहाँ बैलेंस में हमारा क्या आ जाएगा, 500, ये 50 रुपये करके है 25,000, 400,
ये 55 रुपये करके है 22,000, ठीक है। 300, ये 55 रुपये करके है 16,500, और फिर हमारा है 200 यूनिट्स, ये हमारा 60 रुपये करके है 12,000, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आज के दिन में इन्वेंट्री में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब इसके बाद देखो 19 तारीख के बाद क्या है, 19 तारीख के बाद है दिसंबर 20 तारीख को इशू हुआ है 600 यूनिट। दिसंबर 20 तारीख को रिसीव कुछ नहीं है, इशू हुआ है 600 यूनिट। अब ये 600 यूनिट कहाँ कहाँ से जाएगा सोचो। सबसे पहले जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जाएगा हमारा 500 यूनिट 50 रुपया वाला, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेटर में एक बार ऐड कर लेता हूँ, 500 इंटू 50, ये आ गया हमारा 25,000, ठीक है। और फिर हमारा ये जो 400 यूनिट है यहाँ से जाएगा 100 यूनिट, 400 यूनिट्स में से यहाँ से 100 यूनिट चला जाएगा, तो वो 55 रुपये पे जाएगा, 55 रुपया रेट है। तो यहाँ पर 100 इंटू 55, तो ये आ गया हमारा 5,500। तो टोटल 30,500 जो है हमारा इशू प्राइस होगा। कितना होगा? 30,500, ठीक है। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच गया? क्लोजिंग स्टॉक में हमारा ये जो 500 था ये तो पूरा चला गया, ये रहा नहीं। इस 400 में से हमारे पास 300 बच गया, 100 चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर 300 बचा, 55 करके ये हो गया हमारा 16,500, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? ये पूरा बच गया, 300 इंटू 55, ये हो गया 16,500, ये नेक्स्ट वाला बचा, और ये 260 रुपये करके ये हो गया 12,000, ये भी पूरा हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको फिर क्लोज करते हैं एक सिंगल लाइन से। ओके, फॉर्मेट्स को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट को लंबा कर लिया है, 20 तारीख तक हमने एंट्री जो है वो कर ली है। इसके बाद आते हैं हम 20 तारीख के बाद, देखो यहाँ है दिसंबर 28 का हमारा नेक्स्ट आइटम है। 800 यूनिट रिसीव हुए 47 में, 28 को हमारा 800 यूनिट रिसीव हुआ 47 रुपीज़ करके। तो कितना आता है? 800 इंटू 47, ये आ गया हमारा 37,600, ठीक है। इश्यूज़ में कुछ नहीं है। तो अभी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इसकी क्या वैल्यू होगी? देखो 300 यूनिट्स हमारे पास हैं 55 रुपये करके 16,500, 300 यूनिट्स फिर से 55 रुपये करके 16,500, 200 यूनिट्स हमारे पास 60 रुपये करके 12,000, और नए आ गए 800 यूनिट्स हमारे पास 47 रुपीज़ करके 37,600, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है हमारा। 29 दिसंबर को हमारा 500 यूनिट्स हो रहा है इशू, तो यहाँ पर 29 लिखते हैं, और इधर रिसीप्ट्स में कुछ नहीं, इश्यूज में हो रहा है 500 यूनिट। अब 500 यूनिट जो इशू होगा, ध्यान से देखना, इस 300 से पहला जाएगा, ठीक है, और इस 300 से दूसरा 200 यूनिट जाएगा। तो दोनों का रेट 55 रुपया करके है, तो यहाँ पर हम 55 रुपया लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 500 इंटू 55, ये हो गया 27,500, ठीक है। यहाँ पर हमने रेट नहीं बैठाया था एक जगह पर, रुको इसको मैं एक बार बैठा लेता हूँ। 30,500 डिवाइडेड बाई 600, ये रेट आ गया 50.83, ऐसा मान लो 50.83, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बैठा दिया। ये जो हमारा पहला 300 पूरा चला गया, और दूसरा 300 में से मेरा गया 200, क्योंकि यहाँ पर 500 जाना था, तो यहाँ पर बच गया 100। तो हमारे पास अभी क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ होगा? 100 यूनिट्स एट 55, तो ये होगा 5500। उसके बाद 200 यूनिट्स एट 60, ये होगा 12,000, ठीक है। उसके बाद होगा 800 यूनिट्स एट 47, ये होगा 37,600, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद और कोई रिसीव या इशू नहीं है, तो हमने सारा कर लिया। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा बोलो? हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू होगा 5,500 प्लस 12,000 प्लस 37,600 इक्वल टू 55,100 रुपये। यानी कि इन तीनों का टोटल हमारा कितना आ रहा है? यहीं पर लिख देता हूँ, 55,100 रुपये, ठीक है। ये 55,100 रुपये हमारा होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऐसे फीफो मेथड से हमने किया। फीफो मेथड में हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई चीज इशू कर रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर इश्यूज जो की हैं, उन इश्यूज में से हम क्या करेंगे? जो हमारे पास पुराना माल पड़ा हुआ है उसको पहले इशू करेंगे, और जो बाद में आया है उससे बाद में इशू करेंगे। पुराना पहले खत्म होगा फिर। तो फिजिकली ये चीज हम नहीं करते। फिजिकली तो गोडाउन से कोई भी माल आपका निकल जाता है जब इशू होता है। तो वैल्यूएशन करते समय हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पुराना था 52 रुपीज वाला, वो पहले चला गया, और ये जो 900 यूनिट से 50 रुपया वाला उसमें से बाकी गया, ठीक है ना।
तो ऐसे करके हमने फीफो मेथड से ये वैल्यू जो है वो वैल्यू निकाल ली है। अब चलो एक बार लीफो मेथड की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ LIFO, लीफो मेथड। ठीक है, लीफो मेथड में जैसे मैंने फीफो में आपको एक पाइप का बोला था ना, एक पाइप के बारे में सोचो। लीफो मेथड में आप एक जार ऑफ चॉकलेट्स के बारे में सोचो। ठीक है ना, ये एक जार है और मान लो कि इसमें लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, तो लड्डू ऐसे ऐसे करके जार में भरता जाएगा। ठीक है, आप एज्यूम करो कि मैं इसमें लड्डू भर रहा हूँ। ओके, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं भरूंगा। अब मान लो कि ये लड्डू पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ये जो जार है इसमें जो लड्डू है, ये वाला मान लो कि मैं इस लड्डू की बात कर रहा हूँ। ये वाला तो सबसे पहले अंदर गया होगा। ठीक है ना, सबसे पहले अंदर गया होगा। लेकिन बाहर कब आएगा? बाहर आएगा सबसे लास्ट में, जब ऊपर से सारे खत्म होने लगेंगे, लास्ट तक जब यहां तक खत्म हो जाएगा तब ये बाहर आएगा। तो यहां पर एक्चुअली आप प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इस जार में जब चीजें भरी जाती हैं तो जो सबसे पहले भरी जाती हैं वो तो नीचे की तरफ आ जाएंगी, है ना। लेकिन बाहर जो निकलेंगी वो कौन सा पहले बाहर निकलेगा? जो ऊपर है, यानी कि जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट होगा। तो लीफो कॉन्सेप्ट भी इसी मेथड को फॉलो करता है। आपने देखा होगा लीफो कॉन्सेप्ट कैसे आया, पता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे गोडाउनों में जब माल स्टैक किया जाता है ना, जैसे कि मान लो एक गोडाउन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कार्टून्स ऐसे ऐसे करके रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो जब भी किसी को माल देना होता है तो सबसे पहले ये कार्टून तो सबसे लास्ट में रखा गया होगा, लेकिन कोई अगर कस्टमर माल खरीदने आता है तो इसी कार्टून से सबसे पहले माल निकाल कर दिया जाता है। ठीक है ना, और नीचे वाला जो सबसे पहले आया था वो लास्ट में निकलता है। तो प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होती हैं, तो इसीलिए ऐसा एक लीफो मेथड भी बन गया वैल्यूएशन के लिए। जो लास्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा। लीफो मतलब जो लास्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा। मतलब यहां पर लास्ट में एक लड्डू यहां पर मान लो इन हुआ था तो यही सबसे पहले आउट होगा, ऐसा मान के हम वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि फिजिकली मूवमेंट भी वैसी हो रही हो। हम वैल्यूएशन करते समय ऐसा मानते हैं कि वैसी फिजिकल मूवमेंट हुई होगी। तो अब जो ये प्रॉब्लम हम कर रहे थे ये हमने फीफो से किया था। अब सेम प्रॉब्लम को मैं आपको स्टोर लेजर में लीफो से करके दिखाऊंगा और आप देखना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लाइंस वगैरह है एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब चलो फॉर्मेट जो है मेरी पहले से बनी हुई है, ये देखो फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट करेंगे। यहां पर मैं एक बार लीफो लिख लेता हूं, LIF। ठीक है ना, लीफो मेथड से हम इस इलस्ट्रेशन को बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक है या ओपनिंग बैलेंस है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 52 ईच, उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर डेट होगा हमारा दिसंबर। ठीक है ना, 1 तारीख को। यहां पर बड़े बड़े से लिख लो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना था? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹52 ईच, तो हो जाएगा 5200। ये तो सेम है जैसे हम लिखते थे उसमें, यहां पर भी वैसा ही लिखा है। इसके बाद देखो हमारा रिसीप्ट्स और इश्यूज में, देखो पहला है रिसीव दिसंबर 4 तारीख को 900 यूनिट्स 50 रुपया का। तो यहाँ पर दिसंबर 4 तारीख में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने रिसीव कितना किया? 900 यूनिट्स, कितने में? 50 रुपये में। तो हमारा 900 इंटू 50 होगा 45,000। ठीक है, इश्यूज में कुछ नहीं है। तो अभी हमारा बैलेंस क्या आ गया? यहाँ पर एक लाइन टर्न देना। उसके बाद देखो बैलेंस होगा, पहले हमारा 100 यूनिट्स है 52 करके पुराना वाला, और नया आ गया 900 यूनिट्स हमारा 50 करके, ये 45,000। ठीक है, इसके नीचे एक लकीर खींच दो। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? 5 दिसंबर को एक इशू हुआ है 500 यूनिट। ठीक है, तो 5 दिसंबर को हमारा क्या हुआ है? इशू। तो रिसीप्ट में कुछ नहीं होगा, इशू में होगा 500 यूनिट। ठीक है ना, अब इसका रेट क्या होगा? ये जो 500 यूनिट हमारा इशू हुआ है ये कहां से इशू होगा? देखो अब हम कह रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो में तो हम पहले 100 से इशू करते थे और बाकी 400 जो है ये 900 से इशू करते थे। लेकिन अब जो लीफो में हम क्या करेंगे, ये पूरा 500 जो है हमारे लास्ट वाला जो माल है ये 900 यूनिट यहां से इशू कर देंगे। तो इस 900 का रेट क्या है? 50 रुपया। तो ये 500 जो इशू होगा इसका रेट भी 50 रुपया ही होगा, क्योंकि टोटल जो है इस 900 से इशू हो रहा है। तो 550 यानी कि 25,000 रुपए इसका प्राइस होगा। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या बचा रह गया? ये पहले वाला 100 बचा रह गया 52 रुपए करके, तो 5,200। और यहाँ 900 में से 500 चले गए तो बचा रह गया 400 यूनिट्स, ये 50 रुपए करके 20,000। ठीक है, इसको यहाँ पर एक अंडर लाइन लगा देते हैं।
अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, 5 दिसंबर का इशू हमने कर दिया। 10 दिसंबर को फिर एक रिसीव है 400 यूनिट 55 रुपये में। ठीक है, 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को एक रिसीव है 400 यूनिट 55 रुपये में। तो यहाँ पर 10 तारीख लिख दो, यहाँ 400 यूनिट लिख दो 55 रुपये में। तो 400 इंटू 55 कितना होता है, 400 इंटू 55 ये होता है 22,000 रुपये। ये 22,000 हमने लिख दिया। अब हमारे पास कितना कितना स्टॉक है, एक है 100 यूनिट्स 52 रुपीज़ करके 5,200। दूसरा है हमारे पास 400 पुराना वाला 50 रुपये करके 20,000। और नया एक 400 आ गया 55 रुपया करके, ये हो गया 22,000। ठीक है, अब इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद हमारा 10 तारीख के बाद है हमारा 11 तारीख। 11 तारीख को हमने 300 यूनिट रिसीव किया है 55 रुपये में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। 11 तारीख को हमने 300 यूनिट रिसीव किया है 55 रुपये में। तो 300 इंटू 55 ये हो जाएगा हमारा 16,500। 16,500 लिख दिया हमने, इश्यूज़ में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर फिर से वो कॉपी करो, पहले का 100 यूनिट 52 रुपया करके 5,200। उसके बाद 400 यूनिट 50 रुपया करके 20,000। अब देखो थर्ड यूनिट जो है ये 400 यूनिट्स है 55 रुपया करके, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपने 300 यूनिट 55 रुपया करके लिया है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 400 और ये 300 को एक साथ भी 55 रुपया करके लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का रेट जो है कॉमन है। तो एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 400 और 300 दोनों को 55। लेकिन इंस्टीट्यूट की मैथ में ये अलग अलग ही लिखा हुआ है। तो फीफो मेथड में मैंने आपको अलग अलग लिख के दिखाया था सेम रेट का, इसमें आपको सेम एक तरह से लिख के दिखा देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 400 और 300 टोटल आप 700 यूनिट यहाँ पर लिख लो। और ये 55 रुपीज़, रुको, 700 इंटू 55 इक्वल टू 38,500। ठीक है, एक बार में लिख दिया क्योंकि रेट जो है वो कॉमन है। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखते हो 11 तारीख का हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या है देखते हैं, 19 तारीख को 19 तारीख को हमारा एक रिसीव है 200 यूनिट का 60 रुपये करके। तो यहाँ पर लिख दो 19 तारीख का 200 यूनिट 60 रुपया करके 200 इंटू 60, ये आ गया हमारा 12,000 का। ठीक है, इश्यूज़ में कुछ नहीं है। तो अब स्टॉक्स लिख लेते हैं। 152 रुपया करके हो गया 5,200। उसके बाद 400 जो है ये 50 रुपया करके हो गया 20,000। उसके बाद 700 जो है ये 55 रुपया करके हो गया 38,500। ठीक है, और ये नया 200 यूनिट आ गया 60 रुपया करके, ये हो गया 12,000। ओके, अब यहाँ पर एक अंडरलाइन कर देते हैं। तो 19 तारीख का हमने है जो है वो कर लिया। अब इसके बाद दिसंबर 20 तारीख को एक इशू हो रही है 600 यूनिट्स, कितना, 600 यूनिट। तो आ जाते हैं दिसंबर 20 तारीख को। यहाँ पर देखो रिसीव कुछ नहीं है, इशू हो रहा है 600 यूनिट। अब ये जो 600 यूनिट इशू हो रहा है ये कहाँ से होगा, देखो पहला 200 यूनिट ये लास्ट वाले से होगा, और बाकी बचा 400 यूनिट यहाँ से होगा 700 से। ठीक है ना, तो पहला 200 यूनिट जो होगा इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्राइस की। पहला जो 200 यूनिट इशू होगा ये 200 यहाँ से होगा, ये 200 यहाँ से होगा। ठीक है, इनटू करेंगे 60 रुपीज़, और यहाँ से बाकी जो ये 400 यूनिट जो होगा ये 700 से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 400 इंटू 55 रुपया। तो हमारा कितना आ जाता है, 200 इंटू 60 जो है ये तो हो गया हमारा 12,000। 12,000 ये वाला हो गया 12,000, और ये नीचे का अमाउंट कितना होता है 400 इंटू 55, 22,000। ठीक है, तो इसका टोटल लगा लो 12,000 और 22,000, ये हो गया हमारा 34,000। तो ये 34,000 जो है ये हमारा टोटल इशू का यहाँ पर रेट आएगा। इसको लिख लेते हैं एक बार, 34,000। तो इसका रेट कितना आया, 34,000 को आप डिवाइडेड बाई 600 करोगे तो 56.67 ऐसा रेट आएगा आपका, 56.67 एवरेज में। ठीक है, अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा, हमारे पास बच गया 100 यूनिट्स 52 रुपया करके 5,200। ठीक है, 400 यूनिट 50 रुपया करके 20,000। इस 700, ये जो 700 है इसमें से 400 चला गया तो बचा कितना 300। तो 300 यूनिट 55 रुपया करके हमारा 16,500
ठीक है। और 200 यूनिट 60 रुपया करके जो था ये तो चला ही गया, तो ये तो अपने पास है ही नहीं, तो अब यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बचा है दिसंबर 20 तारीख के बाद। ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं, 20 तारीख के बाद है हमारा दिसंबर 28 तारीख। 28 तारीख को 800 यूनिट फिर 47 रुपीज़ का रिसीव हुआ है। 800 यूनिट फिर 47 रुपीज़ का हमारा रिसीव हुआ है। तो 28 तारीख में आ जाओ, 800 यूनिट रिसीव हुआ है हमारा 47 रुपीज़ करके। तो 800 इंटू 47 ये हो गया हमारा 37,600। ठीक है, इश्यूज़ में कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, 152 रुपीज़ करके 5,200, इसको बार बार ऐसे ही लिखते चलना है। 450 रुपया करके 20,000। ठीक है ना। उसके बाद है हमारा 355 रुपया करके 16,500। और उसके बाद हमारा है 800 यूनिट जो नया आया 47 रुपीज़ करके 37,600। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लगा दो। अब लास्ट जो है 29 दिसंबर को हमारा 500 पीस क्या हुआ है, इशू हुआ है। तो 29 दिसंबर को आ जाते हैं यहाँ पर। 29 दिसंबर को 500 पीस हुआ है इशू। अब देखो ये पूरा जो 500 पीस इशू हुआ है ये इस 800 से, लास्ट वाले से ही निकल जाएगा। तो इसका रेट कितना होगा, 47 रुपीज़। जो 800 वाला क्या रेट था, 47। तो 500 इंटू 47, 23,500 का ये इशू है। और क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना पड़ा रहा, 152 रुपया करके 5,200। 400 आपका 50 रुपया करके 20,000। उसके बाद 300 आपका 55 रुपया करके 16,500। और यहाँ 800 में से 500 चला गया तो बचा सिर्फ 300 आपका 47 रुपया करके। और वो कितना होगा, 300 इंटू 47 इक्वल टू 14,100। अब इसका एक बार टोटल लगाते हैं। सारे इश्यूज और रिसीप्ट तो हमारे खत्म हो गए, सारे रिसीप्ट्स और इश्यूज खत्म हो गए हमारे। अब इसका टोटल जो है वो लगा लेते हैं। 5,200 प्लस 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100, ये आ गया हमारा 55,800। तो ये जो है टोटल इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया, 55,800। ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किससे, लीफो से। ठीक है ना। देखो लीफो में एक चीज देखना, ये जो ओपनिंग स्टॉक का जो 100 यूनिट था ना पड़ा हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक का 100 यूनिट जो 52 का, ये पड़ा ही रह गया, ये पड़ा ही रह गया, लास्ट तक खत्म ही नहीं हुआ। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि लास्ट में जो आया वो पहले निकल रहा है, तो ये पुराना वाला माल जो है वो लास्ट तक पड़ा ही रह गया। अब आप ऐसा मत समझना कि फिजिकली ये जो माल था ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स वाला वो पड़ा रह गया, वैसा नहीं है। हो सकता है कि गोडाउन से बेचते समय आपने निकाल के वो माल दे दिया हो, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम वैल्यूएशन के लिए ऐसा मान रहे हैं कि पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू हम रख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक में, और नया जितना आते जा रहा है वो पहले निकलते जा रहा है, ऐसा मान के हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लीफो से वैल्यूएशन कर दिया। देखो फीफो में वैल्यू कितनी आई थी, फीफो में वैल्यू आई थी 55,100। ठीक है ना। और लीफो में वैल्यू कितना आया, 55,800। तो इसका मतलब आपका वैल्यूएशन का मेथड जब आप चेंज कर दोगे ना, तो सेम वही स्टॉक जो है उसका लीफो में और फीफो में या वेटेड एवरेज या कोई भी अदर मेथड आप यूज कर रहे हो, उसमें स्टॉक का वैल्यू जो है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वैल्यूएशन मेथड आपका प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में जो चेंज होती है वो कैसे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में शायद बता दूंगा। ठीक है, आप देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे यूनिट्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स हमारा कितना है, यहां पर देखो 100 और 400 हो गया 500, 500 और 600 हो गया तुम्हारा 1100 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। कितना, 1100 यूनिट्स। फीफो में भी हमारा सेम ही है, 1100 यूनिट्स ही होगा। यहाँ देखो 8 और 2 हो गया 1,000, 800, 200, 1,000 और 100, टोटल 1100 यूनिट्स ही क्लोजिंग स्टॉक है। पर वैल्यूएशन जो है वो अलग हो गई है फीफो और लीफो मेथड्स के लिए। अच्छा एक चीज आपको एक और बता दूं कि ये जो कॉलम है ना इश्यूज वाला, इश्यूज वाले के अमाउंट के कॉलम को अगर आप टोटल लगाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। इस कॉलम का एक बार टोटल लगा लेते क्या क्या फिगर है यहाँ पर, 25,000, 34,000 और 23,500। 25,000, 34,000 प्लस 23,500, तो ये आ जाएगा आपका 82,500, ये जो टोटल है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ओके, और ये जो आपका रिसिप्ट्स वाले कॉलम में जो आपका टोटल लगेगा ये आ जाएगा आपका परचेजेस का प्राइस। ठीक है, परचेजेस कितना आपने परचेज किया, तो इसका भी एक बार टोटल लगा के बता देता हूँ। 45,000 प्लस 22,000 प्लस 16,500 प्लस 12,000,
और इधर नीचे 37,600 और है क्या? नहीं, ये आ गया आपका 1,33,100, 1,33,100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेज का कॉस्ट। टोटल हमने कितने का परचेज किया, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे हम स्टोर्स लेजर बनाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में स्टोर्स लेजर बनाने के लिए बोले तो अब आप आराम से बना सकते हो। फीफो बनाने के लिए बोलेगा तो फीफो बना सकते हो, लीफो बनाने के लिए बोलेगा तो लीफो भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज कैसे करते हैं ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। गुड बाय।